नाउ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, अब थोड़ी सी कहानी डिस्कस करते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि सबसे पहले तो दैट्स रियली सैड, क्योंकि आई डोंट नो आज तक आप लोगों बच्चों ने सोचा था क्या नहीं क्या। भाई देखो, अगर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है जी, मतलब प्रोटॉन्स भी बहुत सारे होते हैं एक न्यूक्लियस में। लेट्स ड्रॉ देम अ बिट क्लोजर। सो प्रोटॉन्स भी बहुत सारे होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी नो फॉर अ फैक्ट? वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये जितने भी सारे प्रोटॉन्स हैं ये सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, है ना। वी ऑल नो दैट द प्रोटॉन्स आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड। बट ये फिर सब न्यूक्लियस इंटैक्ट कैसे रहता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि न्यूक्लियस तहस नहस होकर सारे प्रोटॉन्स यूं उड़ते हुए चल रहे हैं, न्यूट्रॉन्स वहीं रह जाए? प्रोटॉन्स, व्हाई आर द प्रोटॉन्स स्टेइंग टुगेदर? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज्ड हैं, दे शुड बी रिपेलिंग ईच अदर, सो हाउ कम दे आर सिचुएटेड सो क्लोज? ऐसा कैसे हो रहा है? फोर्स है ना इसमें, एंड एमन इज करेक्ट। देयर इज समथिंग नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देयर इज नोन समथिंग नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली समझो एक ग्लू की तरह है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को चिपका के साथ रखती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो ये प्रोटॉन्स कभी भी साथ में आपस में एक दूसरे के आगे पीछे ना बैठे, ये फौरन उड़ते हुए एक दूसरे से बहुत दूर चले जाए। तो देयर हैज टू बी अ फोर्स नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अगर ये फोर्स है तो डेफिनेटली देयर शैल मस्ट आल्सो बी सम एनर्जी दैट इज होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। देयर इज सम एनर्जी दैट इज होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। तो अब इस बात में आते हैं कि ये एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बाय द वे, मैंने एएस में भी डिस्कस किया था। Now there is a very big problem. एमन आपका क्वेश्चन भी आंसर कर दूंगा इनकी क्लास में। अच्छा, सो देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट हैपेंस, और वो हैपन क्या होती है? वो ये होती है कि भाई देखो, हमें प्रोटॉन का मास तो पता है, वी नो प्रोटॉन का मास क्या है, ठीक है, हमें यह पता है, वी नो द प्रोटॉन का मास। इसी तरह हमें न्यूट्रॉन का भी मास पता है, वी नो द मास इज, हमें मास इसका भी पता है और हमें मास इसका भी पता है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछते हो तो वो ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। प्रोटॉन का 1.0073 म्यू है, न्यूट्रॉन का 1.0087 म्यू है, ये हमें पता है, वी कैन मेजर दीज वैल्यूज। लेकिन एक प्रॉब्लम जरा होती है। अब देखो, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि जो है, लेट्स से लीथियम है, लीथियम लीथियम है, लीथियम में 7 जो है वो मास नंबर है उसका, और 3 उसके अंदर प्रोटॉन्स है। तो उसके मुताबिक तो ये होना चाहिए कि लीथियम का जो न्यूक्लियस का जो मास है, लीथियम का जो न्यूक्लियस का मास होगा, इसका मास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो 7 म्यू होना चाहिए, राइट। यानी सारे प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का जो भी मास है, यानी जो भी ये मास लिखा हुआ है इधर प्रोटॉन्स का, वो उठाओ, और जो भी ये मास लिखा हुआ है न्यूट्रॉन्स का, वो उठाओ, ऐड कर दो, वो आ जाएगा 7। मतलब सारे न्यूट्रॉन्स आके सारे प्रोटॉन्स आके ऐड कर दो, मास आ जाएगा। यही होना चाहिए था। हाँ, और तो कोई हमने कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन मसला जरा हुआ ये कि दुनिया जो है, यानी आपकी जो कायनात बनी है, वो जरा इस तरह आसानी से हर चीज नहीं बनी है, वो बड़ी किसी आला जात ने बनाई है, बड़ा प्रॉपर तरीके से काम किया उस पर। तो हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि जो न्यूक्लियस का मास है वो अलग आता है जो इंडिविजुअल उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। यानी अगर मैं 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन जो लीथियम के न्यूक्लियस में होते हैं, इनका मास उठा के मैं प्लस करूं तो वो कुछ और वैल्यू आती है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लीथियम का मास जो है वो लेना चाहूं तो वो कुछ और वैल्यू आती है। दीज टू डिड नॉट कम आउट टू बी इक्वल। लीथियम का अपना फुली बाइंडेड न्यूक्लियस, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जब बाइंड हुआ हुआ पड़ा होता था साथ एक जगह, तो उसका मास कुछ और आता था। और हर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनका मास अलग आता था। अगर वो उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को अलग अलग रख के मैं मेजर करूं उनका मास, तो वो अलग आता था। बड़ी अजीब कहानी हुई। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नोन एज द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट ये है कि इट इज द डिफरेंस, इट इज दिस डिफरेंस जो एक न्यूक्लियस बाउंडेड एटम और इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच में आ रहा है। और इधर से हम अपनी कहानी अब जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का सिंबल है डेल्टा एम। सो व्हाट इज दैट? इट इज द डिफरेंस
in mass of a nucleus bounded, difference in mass between a nucleus bounded atom and its individual protons and neutrons. The difference in mass of a nucleus bounded atom and its the difference in mass of a nucleus bounded atom and the mass of its individual protons, and the mass of its individual components. ठीक है, और ये हमेशा होता है, ये सिर्फ लिथियम के लिए नहीं था, ये हाइड्रोजन के लिए भी था, ये हीलियम के लिए भी था, ये यूरेनियम के लिए भी था, ये गोल्ड के लिए भी था, ये सिल्वर के लिए भी था, कि अगर तो उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग रख के मास मेजर कर देते तो कुछ और आता, और अगर उसको एक न्यूक्लियस में बाउंड कर दो, उसी एटम के न्यूक्लियस में बाउंड कर दो, अगर इनको उसको न्यूक्लियस की शक्ल दे दोगे कोई भी, तो वो फिर कुछ और आ रहा है। बड़ी अजीब कहानी थी। तो हमने इसको उठा के कहां पे रखा, हमने उसको उठा के क्या चीज कहलाया, हमने इसको बोला इट इज अ मास डिफेक्ट, देयर इज कुछ मास जो है वो कम आ रहा है आपका, ठीक है नी। अच्छा, ना द वे यू विल बी कैलकुलेटिंग मास डिफेक्ट, अभी सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, बाद में मैं इसका यूज और इसकी एप्लीकेशन सब समझाऊंगा। मास डिफेक्ट विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर रिएक्शंस। वी विल यूज दिस फॉर रिएक्शंस, और बाकी अगर हमें करना होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जो है वो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन करेंगे, हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अलग से प्लस कर लेंगे मास, और जो न्यूक्लियस का जो मास दिया होगा वो दोनों सब ट्रैक कर देंगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इज दैट। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है दी बाइंडिंग एनर्जी। अब आ जाते हैं उस बाइंडिंग फोर्स पे जो आपके एटम को, जो आपके न्यूक्लियस को जो है वो जोड़ के रखती है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसकी जो है अगर हम डेफिनेशन देखना जाए तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स at infinity। ठीक है जी। सो बेसिकली हमने इसको जरा प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है। हमने कहा कि भाई देखो, अगर हम एक न्यूक्लियस को जो है वो तोड़ते हैं और फिर उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और सारी चीजें इतनी दूर दूर ले जाएं कि वो वापस आके कभी ना चिपके, यानी इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए, जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी एक न्यूक्लियस को तोड़ने में और फिर उसके सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बहुत दूर लेके जाने में, ताकि वो कभी आके फिर दोबारा नहीं मिले, हम उसको कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। और ये वही चीज है जो एक न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है। ठीक है जी। जो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब ये बाइंडिंग एनर्जी कहां से आ रही है, ये बाइंडिंग एनर्जी आ रही है थ्रू दिस मास डिफेक्ट। दिस इज कमिंग थ्रू दिस मास डिफेक्ट। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब भाई देखो, हमने अगर हम सारे इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स ले लें तो हमारे मुताबिक तो लेट्स से एक्स आना चाहिए था मास, है ना। हमारे मुताबिक अगर सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का मास एक ही है तो फिर तो अगर हम सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास प्लस कर दें, किसी भी न्यूक्लियस का मास बता देंगे, ये होना चाहिए था। मसला क्या था, मास वो आता नहीं था, मास आता था असल में न्यूक्लियस का वाई। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इन मासेस, जिसको हम डेल्टा एम कह रहे हैं, that is the thing contributing to the binding energy, that is the thing that is providing the energy to keep the nucleus binded together. This is the energy that is required to keep the nucleus glued up together, ताकि प्रोटॉन्स दूर ना चले जाए एक दूसरे से, न्यूट्रॉन्स दूर ना चले जाए, सब कुछ जुड़ के साथ साथ रहे। and this is from where your strong nuclear force is also rising. Any problem still here? और ये आइंस्टाइन की वही इक्वेशन है, आइंस्टाइन की वही फेमस इक्वेशन है जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसमें बस क्या है, m की जगह हम इस दफा डेल्टा m ले रहे होंगे, डेल्टा m विच इज द मास डिफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड?
अब मैं ऑब्वियसली इसके यूजेस और ये क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अब सब इन चीजों को देखने वाले। एनी प्रॉब्लम्स, कोई कहानी जो दोबारा समझाने की जरूरत हो, कोई चीज जो समझ में ना आई हो? अच्छा, सो अब बात करते हैं, कुछ पास्ट पेपर्स देख रहे थे ताकि थोड़ा सा आप लोगों का जो है वो ये चीज क्लियर हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये जो डेफिनेशन लिखवाई है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एट इंफिनिटी, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। आप ये इधर लिख दोगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें इन्फिनिटी का लफ्ज नहीं भूलना है, और उसके मतलब ब्रेक करने का लफ्ज नहीं भूलना आपने। अच्छा, शो दैट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 म्यू इज 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपको कह रहे हैं एक म्यू को दिखा दो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कैसे दिखाएंगे? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से दिखाएंगे, है ना। अब देखो उन्होंने एम क्या बता दिया, उन्होंने एम बता दिया 1 म्यू रखो, तो एम को जो है वो जरा 1 म्यू रख लेते हैं। म्यू क्या था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 गिवन इन योर डेटा बुकलेट। तो हमने मास ये रख लिया, फिर इसको स्पीड ऑफ लाइट से हमने स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है। ये करने के बाद हमारे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी क्या आ रही है हमारे पास? अच्छा, आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो बी वेरी अटेंटिव विद दिस कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन बार बार आती है, और एक तरीके से समझो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू अगर आप ये चीज याद रख लो कि एक म्यू जो है वो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है, ठीक है। सो आजेन ने आंसर दिया है 1.503 इंटू, आजेन आर यू श्योर? हाँ चाहिए, 1.503 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब ये क्या है? आया जूल्स में। जूल्स को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स वो क्या होते हैं? वो होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो। अच्छा, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? -19 था, पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो -13 हो जाएगा ये। सो 1.6 इंटू पावर -13 जूल्स इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जूल की वैल्यू है, हम निकाल लेते हैं थ्रू यूनिटरी मेथड के हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो क्या आ रहा है? x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो क्या करेंगे हम इधर इसको मल्टीप्लाई, उसको इधर मल्टीप्लाई, x आ जाएगा हमारा, इट शैल बी 1.503 इंटू 10⁻⁻10 divided by 1.6 into 10⁻⁻19. So what is x coming out to be? Hopefully it's 930. 939 आ रहा है। अच्छा, फिर एक सेकेंड रुको, might be I've picked up this value wrong from the data booklet. 1.66 है ये, 1.66 है in the data booklet, 1.66 in 10⁻⁻27। अच्छा, अगर इसको करते, अच्छा तो ये इधर ही आया, थोड़ी सी बहुत ही इनकंसिस्टेंसी से इतना ऑफ आ रहा है आंसर फॉर सम रीजन। This shall then be working out to be 1.494 into 10⁻⁻10। एंड अब अगर इससे कर दो कैलकुलेशन, इधर 1.494 को इस चीज से डिवाइड कर दो, 1.494, तो आई प्रिज्यूम 933 पॉइंट कुछ आने लगेगा, 933.75। थैंक यू एमन, 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा? 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा हमारा आंसर जो हमें दिखाना था, ठीक है। नाउ व्हाट वुड आई से, देखो most of the times you would never be asked to like know this directly, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो भी क्वेश्चन देखोगे ऐसे, उसमें वो निकलवा लेंगे कि प्रूव कर दो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है। पहले तो वो उससे प्रूव करवा लेंगे या खुद बता देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक आई रिमूव दैट क्वेश्चन।
नहीं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो द एनर्जी इक्विवेलेंट तो बता देंगे, ठीक है, या तो बता देंगे या कैलकुलेट करवा लेंगे, ठीक है, बट स्टिल कीप इट इन माइंड, क्यों, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा व्हेन यू वांट टू बी डूइंग कैलकुलेशंस फास्ट, ठीक है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्या आपको दिया हुआ है, डेटा फॉर द मासेस ऑफ सम पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियाई आर गिवन इन फिगर 8.1। तो प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ड्यूटेरियम 21H का मास दिया हुआ है, और जिरकोरियम 9740 जेटार, उसका भी मास दिया हुआ है, ठीक है। They're asking you use data from figure 8.1 and information from B to determine in mega electron volts the binding energy of deuterium। अच्छा, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम निकालनी है सो वो आएगी थ्रू E इक्वल्स टू डेल्टा M C स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें ड्यूटेरियम का मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, तो मास डिफेक्ट जरा निकाल लेते हैं ड्यूटेरियम का। वो कैसे आएगा, मास डिफेक्ट इस तरीके से आएगा, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस का मास जो है 2.1041, ठीक है जी, माइनस उसके इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास, ठीक है जी। तो अभी मेरे पास इसमें एक न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, ठीक है जी, टू मास नंबर है, यानी 2 - 1 एक न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो एक न्यूट्रॉन का मास हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 1.0087, और एक इसमें से प्रोटॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1.0073। तो अगर आपसे एक न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट पूछा हुआ है तो आप उस न्यूक्लियस का मास लोगे और फिर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जितने भी थे वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास उसका मास डिफेक्ट आ जाएगा। सो अजेन इज सेइंग 0.00, आर यू गाइस श्योर 2.01, सॉरी 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 2.0141, 2.0141, 1.0087, अब करो, सॉरी माय बैड, रियली सॉरी, -1.9 इंटू 10⁻³ थैंक यू। अच्छा, ये आ रहा है -1.3 इंटू 10⁻³ अब हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, तो E विल इक्वल्स टू डेल्टा M C स्क्वायर। डेल्टा M क्या है, डेल्टा M ये चीज है, यानी 1.9 इंटू 10⁻³ अच्छा सॉरी, लेट्स नॉट डू दिस, वो क्यों, देखो एक तो तरीका ये था ना, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर से निकाल लोगे, है ना, लेकिन जब ये करोगे तो जूल्स में आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली जब आपका मास डिफेक्ट आप ले रहे हो, ठीक है, मास डिफेक्ट को ले रहे हो और फिर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर एनर्जी आएगी इन जूल्स। उन्होंने आपसे एक कन्वीनियंट चीज पहले ही करवा ली थी, वो क्या करवाई थी भाई, ये देखो ये आंसर क्या है, ये प्रोटॉन का मास है इन टर्म्स ऑफ म्यू, न्यूट्रॉन का मास है इन टर्म्स ऑफ म्यू, ड्यूटेरियम का मास है इन टर्म्स ऑफ म्यू, यानी ये सारे म्यू है, म्यू म्यू म्यू, ठीक है, यानी अगर ये म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, तो ये जो मास डिफेक्ट आया ये म्यू में ही आया, ठीक है जी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपसे ये किया था कि उन्होंने आपसे एक म्यू का बाइंडिंग एनर्जी पहले ही निकलवा दी थी, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल थिंग और फिर कन्वर्जन करो फिर दोबारा से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, हम इस दफा म्यू की जगह 930 रख देंगे, क्योंकि एक म्यू 930 का है, सो यही कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट ई क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा -1.9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 930 एंड दैट शुड गिव अस आवर आंसर डायरेक्टली इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो क्या आ रहा है हमारे पास आंसर 1.767, थैंक यू, एक सेकेंड बता रहा हूँ, 1.767, तो हम इसको 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इधर इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव लोगे वो बस एनर्जी है, तो एनर्जी का कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। अच्छा, आजेन पूछ रहे हैं ये 932 बाइंडिंग एनर्जी था ना, यस, नहीं आजेन दिस वाज नॉट बाइंडिंग एनर्जी, 930 वाजंट बाइंडिंग एनर्जी, 930 एनर्जी क्या थी, एक म्यू की इक्विवेलेंट एनर्जी थी, एक म्यू के अंदर कितनी एनर्जी होती है हमने ये निकाली 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली इधर म्यू की जगह 930 रख दिया ताकि आंसर डायरेक्टली 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाए, सॉरी आंसर फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाए, सही है। ये बाइंडिंग, दिस इज बेसिकली यूजिंग E इक्वल्स टू MC स्क्वायर ना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक म्यू का एनर्जी निकाल दी ना, मैंने एक म्यू में कितनी एनर्जी होती है मैंने वो निकाली, तो अब अगर मैंने डेल्टा M निकाल ले कि वो कितने म्यू आ रहा है, तो क्या कर सकता हूं मैं म्यू की जगह ये रख दूं अगर, तो आ जाएगा, राइट। बेसिकली देखो ना, अगर एक म्यू में 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
तो इतने म्यू में 1.9 × 10⁻³ में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? x will equals to 930 into 1.9 × 10⁻³। दिस इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। एक म्यू की बाइंडिंग एनर्जी क्या निकलेगी? एक म्यू तो एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, वो तो किसी साथ बाउंडेड ही नहीं होंगे ना, वो तो अलग अलग होंगे। तो आई होप समझ में आ रहा हो। जो E इक्वल्स टू mc² है ना, वो आपको देती है कि मास, एक मास के अंदर कितनी एनर्जी है, एक मास के अंदर कितनी एनर्जी है, E इक्वल्स टू mc² आपको ये बताती है। ठीक है, अब उसको अगर हम मास डिफेक्ट वाले केस सिनेरियो में ले लेंगे तो वो ये बता देगी उस मास डिफेक्ट की वजह से फिर कितनी एनर्जी आ रही है, और उसको फिर हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं स्पेसिफिकली। सही आजिन? अच्छा, और कशिश ने पूछा था वोंट वी मल्टीप्लाई 3 × 10⁸? यस कशिश, यू वुड डू दैट। देखो आप करोगे, आप करोगे ये, आप यही करोगे। ठीक है जी, देखो अब हम E इक्वल्स टू डेल्टा एम c² से निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। डेल्टा एम हमें मिल गया 1.9 × 10⁻³ 1.9 × 10⁻³। फिर आप जो है वो 3 × 10⁸ होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो फॉर एग्जांपल आता आंसर, लेट से आ रहा है x जूल्स। क्या आया आंसर? जूल में आया। अब तुम्हें उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करने के लिए यू वुड हैव टू गो थ्रू द होल सेम क्वेरी कि भाई 1.9 × 10⁻13 जूल्स जो है वो, सॉरी 1.9 कह रहा हूँ, 1.6 × 10⁻13 जूल्स जो है वो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो x आए हैं ये फिर कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे हैं, फिर यूनिटी मेथड करके दोबारा से कर। तुमने क्या किया, तुमने अपनी कन्वीनियंस के लिए तुमने क्या किया, तुमने निकाल लिया कि एक म्यू के अंदर कितनी एनर्जी है। तो अब इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस तुमने क्या कर दिया, तुमने इधर म्यू में ही ये 930 रख के मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सो बेसिकली देखो शॉर्टकट, ये चीज बता रहा हूं, 930 की याद कर लो 1 म्यू का, वो इसलिए क्योंकि शॉर्टकट है। डेल्टा एम निकाल दो सीधे सीधा, अब बार बार ये वाली अनोइंग स्टेप नहीं करना पड़ेगा कन्वर्जन वाला। 930 सीधा उठा के मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी आ जाएगा डायरेक्टली। सही है, सो दीज आर द टू वेज यू कैन डू। एंड ऑब्वियसली उन्होंने आपसे ये भी बोला था कि यूज दिस डेटा फ्रॉम इधर और बी वाला आंसर अपना इस्तेमाल कर लो और आंसर दे दो। ठीक है जी, अक्सर वो बेशतर वो अगर वो चाहेंगे कि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा कम करवा दें तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देंगे 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, लेकिन ये ना हो कभी कि आपको बताया हुआ ही नहीं है। ठीक है जी, मतलब आइदर तो दे विल आस्क यू टू डिराइव, या आपको बता देंगे। ठीक है जी, ये ना हो कि आप अपनी मर्जी से आपने कहा चलो मैं छोटा कर लूं, नहीं, एग्जामिनर बताएगा, कोई पॉइंट पॉइंट करेगा, कोई चीज करवाएगा, तो उससे फिर पॉइंट पॉइंट वाजी हो जाए कि 930 ले सकते हो तो 930 लेना, वरना नहीं, वरना गो फॉर दी लंबा वाला मेथड ही। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ जिरकोनियम। अच्छा, अब बड़ा अलग लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है। पहले क्या बोला था, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, अब बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी कि जब आप एनर्जी निकाल लोगे डेल्टा एम c² से, तो आप उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दोगे। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ठीक है, और ये बड़ी स्पेशल कहानी है, इसी को लेके हम फिर आगे हमारी डिस्कशन शुरू होगी। अच्छा, जिरकोनियम की निकालनी है, तो मैं जो हूं वो क्या कर रहा हूं, मैं इसका जो है थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, जिरकोनियम में क्या देख लेते हैं, जिरकोनियम में देख लेते हैं कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है। जिरकोनियम में नजर आ रहा है 40 प्रोटॉन है। ठीक है जी, और 97 माइनस 40 47 प्रोटॉन्स हो गए, 47 न्यूट्रॉन्स हो गए, राइट। 97 माइनस 40 नहीं 40, हाँ ठीक है, 52 57 हुए, उप्स सॉरी, हाय अल्लाह, 57 न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है जी, अच्छा फिर अब हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, पहले तो मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट हम निकाल लेते हैं। मास डिफेक्ट कैसे आ जाएगा भाई, एक जिरकोनियम का जो वो है मास, जिरकोनियम के न्यूक्लियस का मास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 97.0980 म्यू, 97.0890 म्यू। उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी 40 प्रोटॉन 40 इंटू ये वाला मास, 40 इंटू 1.0073 म्यू ये, और 57 इंटू 1.0087 माइनस 57 इंटू 1.0087। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा मास डिफेक्ट क्या आ रहा है, और आई होप
कोई कंफ्यूजन बनाओ, कोई कंफ्यूजन हो है अभी स्टेप में तो मुझे अभी बता दो। 0.6899, ठीक है जी, 0.6899 माइनस 0.6899 म्यू। ठीक है जी, अगेन अब दोबारा से E इक्वल्स टू एमसी करने वाले, म्यू में ही आ गया है तो म्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 930 से। ठीक है जी, यानी जो एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी 0.6899 6899 इंटू 930, और इसको इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से भी डिवाइड करें ताकि एक ही दफा आंसर आ जाए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इसके न्यूक्लियॉन्स 97 न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है जी, 97 इसके न्यूक्लियॉन्स हैं, तो let's divide that as well and let's get what our final answer is coming up to be. 6.700, you guys sure? अच्छा, 0.6899 into 930 divided by 97, 6.615 आ रहा है, क्या हो गया? 6.615 ही तो आ रहा है, 6.615 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 0.6899 into 930 divided by 97, 0.6899, क्या गलत ले लिया? मास डिफेक्ट क्या आ रहा है आप लोगों का? 0.6989. 0.6989, ओके, 0.698, I hate this chapter. 0.6989, अब 0.6989 पे आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग कह रहे हो 6.700, तो मान लेते हैं 6.700 करेक्ट। टू सिग्निफिकेंट ही लिखना है, वैसे भी 6.7 ही हो जाना है। 6.7, नहीं नहीं, क्या हो गया? गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग आज से बता रहे हो मुझे आंसर क्या बता था चैट में, 0.6989, शायद ने बताया था 6899। गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मुझे तो, आज तो तुम लोग बता रहे हो मैंने क्या किया। अच्छा है, किसका सही है अभी तो खुद ही डिसाइड करो किसका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हद ही हो गई है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। 97.0890 माइनस 40 इंटू 1.0073 माइनस 57 इंटू 1.0087, 6989 आ रहा है। ओ ओ हो I have done some drugs, ठीक है, so yes, my bad. 6 हाँ एग्जैक्टली, सॉरी 6899, और ये आना चाहिए 6.615 आना चाहिए। ठीक है, 6.615 आना चाहिए, 6.615, और ये आएगा फिर 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी, तो ये है आंसर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे पता नहीं क्या हो गया, आई कांट कॉपी द करेक्ट वैल्यूज डाउन, मुझसे तो बहुत मिस्टेक होती है, पता नहीं किस खुशी में होती है। लेकिन खैर ये था एक क्वेश्चन जिसमें हमने काफी ज्यादा देर लगा दी है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स, बस खुद देख के कर लीजिएगा, मुझे जो है वैसा कुछ खास नजर आ नहीं रहा है सही तरीके से इसमें।